टीवी में मुजाहिर वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और आम तौर पर जब भी DGISPR यानी फ़ौज के तर्जमान कोई मीडिया से गुफ्तगू करते हैं तो यकीनन उनके पास एक ऐसी बड़ी ख़बर होती है या ख़बर ब्रेक होती है जो शायद सुर्खी भी बनती है और चैनलों की ब्रेकिंग न्यूज़ भी। वो कि DGISPR ने कश्मीर के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से गुफ्तगू की, लेकिन जब हमारे ब्यूरो चीफ GTV के मतीन हैदर ने उनसे ये सवाल किया कि एक अरसे से ये ख़बर चल रही है कि मियाँ नवाज़ शरीफ से इस्टेब्लिशमेंट की कोई डील चल रही है, तो इस पर उन्होंने बड़े सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और उन्होंने कहा ये सारी बातें मनगढ़ंत हैं और इस तरह की बातें न करें। इस पर हम यकीनन गुफ्तगू करेंगे, लेकिन देखिए पहले DGISPR ने बड़ी संजीदगी से और बड़े दो टोक अल्फाज में फ़ौज पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। देखिए ये सब स्पेकुलेशंस हैं, कयास आ रही हैं, जिनमें से जिसको मैं बेसलेस स्पेकुलेशन कहूँगा। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहर्रकात क्या हैं, उसकी व्हाट इज़ द एविडेंस कि कोई डील कर रहा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और अगर कोई ऐसी बात करता है तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उसकी डिटेल भी उनसे ज़रूर मांगें। इन माई अंडरस्टैंडिंग आई एम वेरी क्लियर on that. This is all absolutely baseless speculation. And इसको जितना कम इस पे बहस की जाए, जितना कम डिस्कस किया जाए, उतना हमारे मुल्क में फाद में बेहतर है। तो DGISPR ने, मैंने बताया ना कि बड़े दो टोक अल्फाज में इसकी वजाहत की और मतीन हैदर साहब ने वैसे इकॉनमी के हवाले से भी और दीगर उमूर पर भी जो सवाल किए उसका जवाब उन्होंने दिया। लेकिन मेरे साथ हैं मतीन हैदर ब्यूरो चीफ और रिटायर्ड जनरल नईम लोधी भी होंगे। जी मतीन, ये जो आज गैर मामूली ही कहा जाएगा उनकी ब्रीफिंग, क्या या मामूल के मुताबिक, जिस तरह वज़ारत ख़ारजा में तो तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर होती है, लेकिन आप मुझे दुरुस्त कहें अगर मैं गलत हूँ कि आम तौर पर फ़ौज के तर्जमान जब कोई अहम मैसेज देना होता है, कोई अहम बात करनी होती है, जैसे तहरीक तालिबान के बारे में बात की, लेकिन आपको इल्म है कि मीडिया अपनी खबर बनाता है और सबसे बड़ी खबर ये बन गई ख़ास तौर पर नवाज शरीफ की डील के हवाले से। मतीन जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेलवी साहब, बिल्कुल, एक तो मैं ये कहूँगा ये शेड्यूल ब्रीफिंग थी और नए साल के लिए 2022 में पाक फौज की क्या प्रायोरिटीज़ होंगी, मशरकी और मगरबी सरहदों के ऊपर क्या सिक्योरिटी की सूरत हाल रहेगी और बुनियादी तौर पे ऑपरेशन रद्दुल फसाद जो इस वक्त पूरे मुल्क में जारी है, इसका डाटा उन्होंने पेश किया। मशरकी सरहदों के ऊपर जो सूरत हाल है, भारत की तरफ से जो थ्रेट्स हैं मगरबी सरहदों के ऊपर यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद के ऊपर, उन्होंने वाज़ेह किया कि कोई ड्यूरेंट लाइन नहीं है और इंटरनेशनल बॉर्डर है। उन्होंने कहा कि बाढ़ का जहां तक मामला है ये मामला टेकअप हुआ है और बाढ़ लगेगी और पाक ईरान सरहद के ऊपर भी उन्होंने कहा कि बाढ़ लगाने का अमल तेजी के साथ जारी है। फिर चूंकि नए साल की DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की ये बतौर तर्जुमान मुसल्लह अफवाज और DGISPR पहली ब्रीफिंग थी, तो इसमें बहुत सारे सवालात जो हैं जो सलामती से मुतल्लिक। सॉरी तो मतीन, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हेडलाइन तो ये खबर बनी ना, और क्योंकि खासे अरसे से चल रही थी और कुछ लोग कहते हैं खासी ताखीर से ये बात हुई। जी बिल्कुल, ये आपकी बात सही है। जब उनसे सवाल किया गया, जिस तरह आपने उनका जवाब DGISPR का प्ले भी करवाया, उन्होंने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह करके रख दिया कि नवाज शरीफ के साथ किसी किस्म की कोई डील की कोई बात नहीं चल रही और ये तमाम तर क्या असराई हैं और एक्सक्यूज मी, और जो कोई ऐसी बात करे तो उन्होंने कहा कि जी उनसे पूछें कि किस किस्म की डील हो रही है, किस पैराई के ऊपर डील हो रही है। तो मैं समझता हूँ आज ये जो इंतहाई अहम तरीन सियासी सवाल था पाकिस्तान की सियासत के बारे में और इसमें एस्टैब्लिशमेंट के रोल के बारे में, आज उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया और DGISPR ने खुल के आज कहा कि
हर रोज शाम को टॉक शोज में एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया ठीक जाता है, है। मतीन जरा आप मेरे साथ रहिएगा। मैंने रिटायर्ड जनरल नईम लोधी साहब को भी बड़ी गहरी नज़र होती है और मैंने कहा कि सिविल मिलिट्री रिलेशन के हवाले से भी जनरल साहब मतीन हैदर साहब DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और जैसे मैंने कहा कि उनका कहना था कि बहुत सारे उमूर खासतौर पर अफगान बॉर्डर के हवाले से, कश्मीर हवाले से, लेकिन आपको इल्म है कि मीडिया को तो जो खबर चाहिए थी वो मिल गई क्योंकि मियाँ साहब के हल्के की जानिब से, और इससे बड़ा एक इबहाम पैदा हो रहा था। बल्कि मैं ये कहूँगा कि सियासी तौर पर गवर्नमेंट के लिए परेशानी का बायस बन रहा था क्योंकि उसका असरात पूरी मईशत पे पड़ते हैं, पूरे उनके फॉरेन रिलेशन में भी पड़ते हैं। तो ये जो इतने अरसे के बाद क्यों इस्टेब्लिशमेंट ने ये क्लैरिफाई किया कि नवाज शरीफ से कोई डील नहीं हुई, मन गढ़ंत है सब कुछ, नईम लोधी साहब? जी देखिए, बात ये है मुजाहिद साहब के कोई कुछ भी कहे लेकिन जिसने कहा है या जिन पर ये लगाई गई है तोहमत, जब उन्होंने बात क्लैरिफाई कर दी तो उसके बाद तो क्लियर हो जानी चाहिए। वो बार बार इसलिए नहीं करते। आप सही कह रहे हैं कि भी 1 महीने से ये बात चल रही थी तो इतनी देर के बाद क्लैरिफिकेशन क्यों हुई। अगर रोजाना की बुनियाद पर आदमी जवाब देने लगे तो आपको पता है यहाँ तो रोज 3-3 सवाल उठते हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जब DGI-SPR ने कह दिया कि ये बात बेसलेस है और इसका कोई बुनियाद नहीं है और इसके तफसीलात उन्हीं से पूछें जिन्होंने ये बात उड़ाई है, तो मेरा ख्याल उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है। मैं मतीन साहब आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन जनरल साहब ये भी तो हकीकत है ना कि माजी में बहरहाल हमारे कुछ मुहिमजू जनरल ऐसे थे, एजेंसियों के कुछ अहलकार ऐसे थे जो मदाखलत करते थे, अब तो किताबों में आ चुकी हैं उन पर, और वो ख़ुद कहते थे जी हमने बड़े फ़ख्र बिसात थे, उन्हें मौका दिया उन्हें कि वो ये बात कहें, बल्कि वो ऊपर वालों से कहते थे उनके कहने पे हम ये सब कुछ कर रहे हैं। इसीलिए जब ये ख़बरें आती हैं और हम अगर माजी को ज़हन में रखें तो फिर ये सवाल हम उठाते हैं ना जनरल लोधी। जी आप ठीक कह रहे हैं और तारीख की बात को कुछ झुटलाया नहीं जा सकता, उसको डिफेंड भी नहीं किया जा सकता। लेकिन यह है कि फिर उन जर्नलों की जो नेक नामी का क्या असर हुआ ये भी आपके सामने है। तो अगर 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 लड़ा से कोई बात ऐसी बाद में निकलती है तो वो फिर उसके ऊपर जो उनका नतीजा है वो भी उन्हीं को भुगतना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें फिलहाल तो जो कुछ उन्होंने कहा है उसके ऊपर यकीन करना चाहिए, अनलेस कि हमारे पास कोई ऐसा सबूत हो। मेरे पास तो नहीं है। अगर आपके पास कोई और डायरेक्ट लिंक हो, ठीक है, कुछ लोगों ने ये बात कही है, किस बुनियाद पे कही है, कोई तस्वीर आई है, कोई वीडियो लिंक है, मुझे मालूम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमें जो कुछ कहा है उस पर यकीन करना चाहिए। ठीक, मतीन जो मैंने सवाल किया था आपको भी याद होगा कि बड़े बाकायदा बड़े और अभी तक यानी इतने बरस गुजर चुके हैं जी, हमने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनवाया, हमने जी वो फलां बेनज़ीर को आने से रोका, हमने ये करा। आपने देखा ना, भले कुछ लोगों ने कहा हो लेकिन वो तारीख़ का हिस्सा बन गया और तारीख़ ऐसी है कि वो बार बार याद आती है, शफ़ाक़ होती है। और मैं शायद जब सवाल करता हूँ तो लोग कहते हैं जी तारीख़ को छोड़िए, आज की बात कीजिए। और हम सवाल इसलिए करते हैं कि ये इस मामले में भी ज़रा ताख़ीर हुई ना मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से। जो पिछले मैंने चौधरी अतार हसन को, आपको याद होगा चौधरी साहब ने कहा कि शायद 2 अफसरान की मुलाकात हुई है। अब चौधरी साहब तो बड़े सीनियर है ना, सियासतदान, लॉयर। मतीन जी, मतीन हैदर रेलवी साहब, जनरल नईम खालिद लोधी साहब ने भी बिल्कुल सही कहा कि जो तारीख की बातें वो जुटलाई नहीं जा सकती और ना ही डिफेंड की जा सकती है। बड़े खूबसूरत पैराए में उन्होंने कह दिया, बिल्कुल ये 1 महीने से नहीं, गुज़िश्ता 2-3 महीने से जो अफवाहें चल रही थी आज उन्होंने बिल्कुल। और फिर मुजाहिद बेलवी साहब आज उनका ये भी नुक्ता सुन लें, जब उनसे कहा गया सिविल मिलिट्री रिलेशंस कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को इस तमाम तर सियासत से दूर और उन्हें ये वाजे किया कि मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान आर्मी जो है वो एक ओबीडियंट इदारा है स्टेट ऑफ पाकिस्तान का, गवर्नमेंट के मातहत है और जो भी गवर्नमेंट कहती है और जो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर वो डिस्कस किए जाते हैं। तो जो पास्ट में चीजें हो चुकी वो नईम खालिद लोधी साहब ने भी कह दिया, ना डिफेंड किया जा सकता और ना उसको जुटलाया जा सकता है। लेकिन अब की और 2022 की पॉलिसी जो चीजें आ रही थी कि वो आ रहे हैं, शायद खाकान अब्बासी ने भी कहा कि जी वो आ रहे हैं, फिर कोर कमेटी में वजीर आज़म इमरान खान इस्तफसार करते रहे अपने कैबिनेट मेंबर से कि बताइए उनको कौन ला रहा है। तो आई थिंक कि आज ये सवाल और ये जवाब जो ISPR में हुआ, इससे ये चीज क्लियर हो गई। और दूसरी उन्होंने ये भी कर दिया कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस जो हैं वो, और तीसरी
एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के बारे में भी जो बातें हैं किसी भी किस्म की, वो भी सब महज कयास है, अभी आप इसके ऊपर बात भी ना करें। लेकिन मतीन लेकिन चलिए वो तो आप कहते हैं और मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, बड़े सीनियर सीजनड हैं। वैसे तो आपको भी मैं इल्म में, ये मेरा मैदान नहीं है खारजा और ख़ास तौर पर जो आप इस्टेब्लिशमेंट कवर करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पहले ज़रा मैं लोधी साहब से ये भी तो पूछ लूँ ना कि चले वो पास की बात है, लेकिन ये हाल की बात है जब से लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन जीते हैं हमारे हज़रत मौलाना फजल रहमान, वो खुशी से ना सिर्फ फूले नहीं समा रहे बल्कि तवातुर से वो ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का हाथ जो है हटा लिया गया, इस्टेब्लिशमेंट का हाथ हट गया, यानी पूरे लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन को मशकूक बना रहे हैं। खैर मैंने तो उनके एक तर्जुमान से सवाल भी किया था तो क्या हम क्या ये समझें कि लोधी साहब के इस्टेब्लिशमेंट का हाथ जो PTI से हट गया था अब इनके सर पर रख दिया गया है, इसलिए ये जीत गए लोधी साहब? किया देखिए, बात ही है कि ऐसा लगता है कि इस बात पर कोई इतराज नहीं है कि आपके सर पे हाथ क्यों है, इतराज इस बात पर है कि मेरे सर पे क्यों नहीं है। ये बड़ी अजीब बात है, आप खींचते हैं खुद ही, फिर आप लेकर आते हैं ऐसी बातें, फिर खुद ही उनको निगेट करते हैं। जैसे आप कह रहे हैं जीत जाए तो फेयर है, हार जाए तो हाथ रखा हुआ है। बुनियादी तौर पे मुजाहिद बरेलवी साहब, बात यह है कि हर एक की ये तमन्ना है कि उनके सर पे हाथ रखा जाए और मेरा ख्याल है कि फौज ने ये फैसला किया है कि जो भी इलेक्ट होकर आएगा वो उसके साथ खड़े होंगे, चाहे कुछ भी प्रोपेगेंडा होता रहे उनके खिलाफ, ये जैसे भी है। क्यों मतीन साहब, मेरे ख्याल मेरे सवाल दोहराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन है ना कि अभी तक कोई जब से लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन से तवातुर से मौलाना का ये बयानिया सामने आ रहा है मतीन? जी बरेलवी साहब, बिल्कुल जो जनरल लोधी साहब हैं माशाल्लाह बहुत जहां दीदा हैं, बड़ी गहरी नजर रखते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा इस्टेब्लिशमेंट के दो पार्ट हैं, एक ISI है और एक पाकिस्तान आर्मी है। और जहां तक इंटेलिजेंस सर्विसेज इंटेलिजेंस का ताल्लुक है, ISI का सियासी मेकिंग एंड ब्रेकिंग में एक किरदार है, उनका एक पॉलिटिकल सेल है। और अगर किसी किस्म की पॉलिटिकल ब्लेसिंग या ये सब चीजें की जाती हैं, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि गुज़िश्ता 2-3 बरसों में जो तमाम तर पॉलिटिकल डेवलपमेंट सामने आई, जिस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब साबिक DG ISI को एक्सटेंशन देना चाहते थे, आगे चीजें चलाना चाहते थे, वो जिस तरीके से सियासी मामलात में उनके इंतहाई करीब थे, तो इसमें हम यकीनी तौर पे कह सकते हैं कि जो मिलिट्री है पाकिस्तान आर्मी, उसका एक प्योर प्रोफेशनल रोल है। ऑन रिकॉर्ड पे कि जब वजीर आजम बेनजीर भुट्टो थी पावर में तो उन्होंने ISI से मदद मांगी थी तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए बैक इन 1989। तो ISI वजीर आजम के मातहत होती है, प्राइम मिनिस्टर ISI को कोई पॉलिटिकल टास्क दे सकता है और वो टास्क ISI को परफॉर्म करना है। तो ये मैं समझता हूँ कि ISI का एक पॉलिटिकल रोल है। और जनरल लोधी साहब की बात में बिल्कुल वजन है कि जो भी पावर में आ गया, मिलिट्री अपनी नेशनल सिक्योरिटी, अपनी पॉलिसीज के एतबार से उसी वजीर आजम के सर पे हाथ रखेगी, फुल सपोर्ट करेगी। और ये बात जनरल बाजवा साहब बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स में कई दफा कह चुके हैं, बल्कि ऑन रिकॉर्ड भी कह चुके हैं कि मुसल्लह अफवाज हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट करती हैं। तो हुकूमत और मुसल्लह अफवाज ने तो मिलकर इस मुल्क को चलाना है। तो जब मिलिट्री की सपोर्ट आती है गवर्नमेंट के लिए, तो आई डोंट थिंक सो कि इट शुड बी पॉलिटिसाइज्ड। ठीक है मतीन हैदर, वो के DG ISPR ने एक और अहम यानी बात कही और वो थी TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, लेकिन इस पर ज़्यादा तफसील गुफ्तगू शायद कल हम कर सकें कि उन्होंने ये वादे तौर पर कहा कि इस वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है और अफगान तालिबान से भी कहा गया है कि उनको जगह न दें। लेकिन एक और इशू जिसने सुर्खी बनी, ब्रेकिंग न्यूज़ बनी और हुकूमत के लिए ख़ासतौर पर इमरान खान के लिए बड़ा धचका है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो एक रिपोर्ट थी जिसको उनके वकील चाह रहे थे कि नहीं शाये हो, ये कहा कि PTI ने अपने फॉरेन फंड जो आए थे यानी कोई 1 अरब 64 करोड़ के, उनमें से 1 अरब 34 करोड़ तो जाहिर किए, लेकिन कोई 33 करोड़ रुपए जाहिर नहीं किए। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बरेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और जमात इस्लामी का धरना, ख़ास तौर पर आपने देखा होगा कल शदीद बारिश थी,
सर्दी में भी इजाफा हुआ और वहाँ पर मौजूद उनके कायद हाफिज़ नईमुर ने कहा भी कि आप लोग अपने घर चले जाएं। तो मैं देख रहा था कि स्क्रीनों पर नारों की सूरत में बड़े पुरजोश तरीके से वो इनकार कर रहे थे कि हमारा धरना ख़त्म नहीं होगा। मुझे इल्म है कि हाफिज़ साहब के इर्द गिर्द ज़रा मेरी आवाज़ पहुँचना ज़रा मुश्किल हो रही है। हाफिज़ साहब मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है ना? जी आ रही है अभी साहब ये बताइए, ये जो वज़ीर आला हाउस कोई गालिबन फलांग दूर भी नहीं है, तो अभी तक बिलवास्ता या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये क्यों वजह है कि हुकूमत आपसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है? उनके तर्जमान बयान दे रहे हैं कि जनाब आइए सिंध असम्बली में बिल पर मुखालफत अगर करना है तो उसमें बात कीजिए। हाफिज़ साहब देखें मुजाहिद भाई, बात यह है कि ये खुद लोग ये दावा करते हैं कि ये जमहूरी हैं, आइनी जद्दोजहद करते हैं, सड़कों पर एहतजाज करना जमहूरी हक़ है। जब हम ये काम कर रहे हैं तो इनको परेशानी हो रही है और एक तरफ कहते हैं कि बातचीत हो सकती है और दूसरी तरफ जो है वो फ़ोन भी करके उसके बाद जो है वो रब्ता नहीं करते। अब ये चाह रहे हैं कि हम जो है वो अपने इस धरने को मज़ीद आगे बढ़ाएँ और स्पीकर साहब ने कल हमें वैसे ही मशवरा दे दिया है कि आप इसे ये सेक्रेटेरिएट पर धरना दें, उसको बंद करें, असम्बली से हटें। तो एक बात हम अपनी मान लेते हैं, हम असम्बली पे रहते हैं, एक बात स्पीकर की मान लेते हैं, सेक्रेटेरिएट बंद कर देते हैं, खुद ही बातचीत शुरू हो जाएगी। हम असल में ये कहना चाहते हैं कि ये जो कानून है ये खिलाफ आइन है और कोई अक्सरियत भी आइन के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं कर सकती। ये सिंध भर के अवाम का इस्तेहसाल है। आइन कहता है कि बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाया जाए, मालियाती, सियासी और इंतजामी हवाले से। क्लियर कट उसमें डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात है, लेकिन ये सारे इख्तियारात छीन रहे हैं। तो इसके नतीजे में जो आखिर के लोग हैं, जो अवाम हैं, उन तक तो कुछ भी नहीं पहुंच रहा। ये मरकज़ से कहते हैं कि हमें NFC अवार्ड दो, हमें रकम दो, लेकिन खुद PFC अवार्ड मुनक़िद ही नहीं करते और ये कहते हैं कि हम तो इंटीरियर सिंध में जीत जाएंगे, हमें क्या मसला है। भाई आप जीत जाएंगे तो आप खुद अपने लोगों से क्यों खौफज़दा हैं? आप अपने लोगों को भी एम्पावर नहीं करना चाहते। और जहाँ तक कराची का ताल्लुक है, ये मेगा सिटी है, ये मेगा सिटी है। दुनिया में जितनी भी बड़े शहर होते हैं उनमें एक एम्पावर्ड गवर्नमेंट होती है, मेयर के मातहत पुलिस होती है, मेयर के मातहत तमाम इदारे होते हैं। यहाँ तो हाल ये है कि जो कुछ था वो भी ये छीनते चले गए। MDA बना दिया इन्होंने, LDA बना दिया, KDA को दोबारा से ले लिया, इसी तरह सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बना लिया, इसी तरह वाटर बोर्ड अपने कब्जे में कर लिया, इसी तरह अब तो ये इस पे आ गए कि अब्बासी शहीद पे भी कब्जा कर लिया, डिस्पेंसरियों पे भी कब्जा कर लिया। लेकिन हाफिज़ साहब लेकिन माजी में जो सिंध के शहरी इलाकों में जो लोग मेयर बने उनका उन्होंने भी कोई जो उनका कंट्रीब्यूशन आपके सामने है, उन्होंने इन इदारों के ज़रिए किस तरीके से जो है कब्ज़ा माफिया आई, किस तरीके से उन्होंने जो शहर को तबाह बर्बाद किया। इसलिए वही समझते हैं कि अगर शुतर बेमहार कर देंगे शहरी इलाकों के तो फिर वो झगड़ा बढ़ेगा शहरी। और ये सॉरी टू से एक तासुर ये भी उभर रहा है जिसकी आपने तरदीद तो की कि ये लिसानी बुनियाद पर आप शायद गुफ्तगू कर रहे हो कि सिंध से तो ये ले लेंगे, शहरी इलाकों से नहीं ले सकेंगे। तो इसमें शहरी और उसकी देगी क्यों कर रहे हैं? लाड़काना की भी सूरत हाल वही है जो कराची की है, सक्कर की मुख्तलिफ थोड़ी है। हाफिज़ साहब देखिए मुजाहिद भाई, हम यही बात कर रहे हैं, ये तो ज़बरदस्ती हमें MQM के पलड़े में डाल रहे हैं इसलिए कि खौफज़दा हो गए हैं। हमने तो बात ही ये की है कि अभी देखें हमारे पास पूरे सूबा सिंध की जमात इस्लामी का वफद आया हुआ है और मुझे इन्होंने ये टोपी जो है वो तोहफे के तौर पर पेश की है। यहाँ सिंधी महाजिर की कोई तफरीक नहीं है भाई। देही सिंध पर इन वडेरों और जागीरदारों का कब्जा मुकम्मल हो चुका है और अपने इस कब्जे को एक्सटेंड कर रहे हैं ये शहरी सिंध पर। यह है हमारा मौक़िफ़, देही शहीद का मसला नहीं है। दूसरी बात यह है कि पहले ये शहरों को हैंडल कर रहे थे अपनी MQM के जरिए से। MQM तो हमेशा उनको फायदा पहुंचाती रही है, हुकूमत में रही है इनके साथ या फ्रेंडली अपोजिशन रही है, तो पहले ही उनके साथ मुकमुका कर लेते थे। अब इनको पहली मरतबा अवामी सतह पर टफ टाइम मिल रहा है जमात इस्लामी की तहरीक के नतीजे में, तो इसलिए ये हमें भी उसी पलड़े में डालने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें ये नाकाम हो जाएंगे। पूरे सिंध के अवाम को, चाहे वो लाड़काना जैकबाबाद के हों या हैदराबाद, कराची या सक्कर और मीरपुखास के हों, इनको एम्पावरमेंट मिलनी चाहिए, इख्तियार मिलना चाहिए जो आइन में मौजूद है। कराची का स्पेशल केस ये है कि ये कैपिटल रहा है पाकिस्तान का, ये मेगा सिटी है, सिंध का कैपिटल है, ये रेवेन्यू जनरेट करके देता है, ये पाकिस्तान भर के निज़ाम को चलाता है। 67% रेवेन्यू की कंट्रीब्यूशन है, 54% एक्सपोर्ट पाकिस्तान की जो है वो कराची से होती है, 42% इनकम टैक्स कराची देता है, 58% पूरा मुल्क देता है। तो हम पूरा मुल्क चलाते हैं, पूरा सूबा चलाते हैं। हमारा ये हक है कि यहाँ बाइख्तियार शहरी हुकूमत का निज़ाम हो। अगर माजी में इनकी पार्टनरशिप में किसी ने दहशतगर्दी की है तो भाई MQM अगर जो कुछ करती
करती रही है तो पीपल्स पार्टी उसकी इत्तेहादी रही है, ये लोग मिलकर ये काम करते रहे। तो ये बात ये नहीं है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। असल में तो इनको अब खौफ ही ये पैदा हुआ है कि अब तो जमात इस्लामी ने कैंटोनमेंट के इंतखाबात में एमक्यूएम को पीछे छोड़ दिया है, एक बड़ी कुव्वत बनकर सामने आई है। और जितनी तहरीकें हम के इलेक्ट्रिक के हवाले से, नादरा, बैरिया टाउन और जितने भी लोगों के मसाइल हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों के मसले, लोग तो हमारे पास शामिल होते चले जा रहे हैं। इनको ये खौफ है, शुरू में समझ रहे थे ख्याल रखिएगा कि आपको माशाल्लाह वैसे सुर्ख कैप पहना दी गई है, कोई सफेद और कत्थई या कोई हरी पगड़ी बांधने ना आ जाए आपको, जोश में आप पहन लें तो फिर उधर चली जाए मामला। देखिए भाईजान, बहुत सारी टोपियां लोग पहनाते रहे हैं बहुत सारे लोगों को, लेकिन ये तो हमारे सिंध का कल्चर है और हमारी इज्जत है और इसमें हमें कोई मसला नहीं है। हाफिज नईम साहब ये कह रहे थे कि तो फिर हाफिज नईम साहब क्या मार्च का प्रोग्राम है कि अगर हजरत मौलाना तो नहीं, हमारे प्रोफेसर सिराजुल हक साहब आए तो आप कहते हैं 17 मार्च को 7 जनवरी को मार्च भी करेंगे वज़ीर आला हाउस की तरफ? नहीं, 7 तारीख को सिराजुल हक साहब जो है वो तशरीफ ला रहे हैं। हमने सारे ऑप्शन खुले रखे हुए हैं। पहला ऑप्शन तो हमारा ये है कि सिंध हुकूमत रिविजिट कर ले, इस काले कानून को वापस ले ले, हमें सारे इदारे वापस करके दे दे शहरी हुकूमत को, और यहाँ पर तरीके के साथ जो है वो एक सिस्टम बना दे, सिटी गवर्नमेंट का, सूबाई हुकूमत का, विफाकी हुकूमत का, एक लीडरशिप शहर की हो, हैदराबाद की हो, सक्कर की, लाड़काना की, सबकी, और बल्दियाती इदारों को मुस्तहकम करें और डिवोल्यूशन ऑफ पावर करें, एवोल्यूशन ऑफ पावर ना करें। हमारे साथ दूसरी बात मैंने कहा कि शदीद बारिश और सर्दी के बावजूद उनका धरना अभी तक जारी है, और जब कहते हैं कि जी सिराजुल हक साहब आएंगे तो बहरहाल आया तो यही था कि ये लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं उस तरफ, लेकिन यकीनन मेरे ख्याल में चंद फरलांगी के फासले पर वज़ीर आला सिंध हैं, वो ख़ुद भी चल कर आ सकते हैं, क्योंकि बहरहाल जमात इस्लामी दीगर लोगों के मुकाबले में इफ़ाक़ व तक़सीम पर यकीन रखती है। और अभी तक माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ इतने दिन हो गए उन्होंने ना कोई संगजनी की है ना कोई झगड़ा फिसाद, तो उम्मीद है कि गवर्नमेंट इनसे जल्दी सिंध गवर्नमेंट रब्ता करेगी। ब्रेक के बाद आएंगे तो गुफ्तगू करेंगे PTI की फॉरेन फंडिंग केस पर। हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद बिलवी आपको खुशामदीद कहता है। और बहरहाल शय सुर्खी तो बनना ही था कि PTI और जिसके कायद का ये कहना है कि हम किसी भी किस्म के करप्शन, झूठ पर यकीन नहीं रखते, और सबसे बड़ा उनका बैनर और नारा है। लेकिन ऑब्जर्वेशन जो आई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसमें यह कहा गया कि जो 1 अरब 64 करोड़ के गालिबन फ़ंड उन्हें फॉरेन फ़ंड मिले, उसमें से 33 करोड़ का कोई हिसाब किताब नहीं, यानी ये फ़ंड चोरी किया गया। मेरे साथ मोहतरम अहमद बिलाल साहब हैं, बड़ा गहरी नज़र रखते हैं खास पर इलेक्शन, उसके उसूल, ज़वाबित। मतलब जो ऑब्जर्वेशन आई उससे तो ये लगता है कि बाकायदा उन्हें मुजरिम ठहरा दिया गया कि यानी PTI और उसकी क़यादत ने ये करा, ये पैसे चोरी का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, छुपाए। तो और इसके बाद मैं पढ़ रहा था कि अगर ऐसा उन्होंने किया तो उनको पर पाबंदी भी लग सकती है, गैर कानूनी भी करार दिया जा सकता है। अहमद बिलाल साहब जी हाँ, ये देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है ना। इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट है उसके अंदर तो ऐसे कुछ शकूक जाहिर किए गए हैं कि ये ऐसे कुछ इल्ज़ामात उनके ऊपर उनकी कोई ग्राउंड मौजूद है। तो ये बहरहाल इन्वेस्टिगेशन है। जिस तरह JIT की रिपोर्ट होती है, तो JIT की रिपोर्ट के बाद अब मामला अदालत के सामने जाता है और अदालत में समाअत होती है। तब इलेक्शन कमीशन में समाअत होगी, बाकायदा ओपन समाअत। इसमें दोनों के वकील एक दूसरे के बारे में आर्ग्यूमेंट करेंगे, क्रॉस आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, और फिर इलेक्शन कमीशन को फैसला देगा। लेकिन अहमद बिलाल साहब उनके तर्जुमानों का ये कहना है कि खाली PTI के क्यों जारी किए गए, नून लीग और पीपल्स पार्टी के भी इसी तरीके से जो है फॉरेन फंडिंग के जो है अकाउंट सामने लाने चाहिए थे। असल में हुआ ये था कि PTI के एक साबिक, या बल्कि अभी भी वो तो क्लेम करते हैं कि बुनियादी जो रुकन है, उन्होंने कंप्लेंट की थी इलेक्शन कमीशन के सामने, एक शिकायत दर्ज कराई थी कि इसके फंड्स में खुर्द-बुर्द हो रही है। तो उस 2014 को ये शिकायत दर्ज कराई गई।
तो उसके नतीजे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, जो इतने 7 साल के तवील अरसे के बाद अब एक स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट की शक्ल में जाहिर हुई है। तो अभी ये पिछले साल पीटीआई ने भी एक शिकायत की है पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के बारे में, तो उनकी शिकायत के ऊपर भी तहकीकात जब मुकम्मल होगी तो वो भी इसी तरह सामने आ जाएगी। लेकिन ये चूंकि पुराना मामला है, 7 साल पुराना, तो ये अब मैच्योर हो गया है, तो इसलिए सामने आ गया है। तो जैसे जैसे जिसकी तहकीकात मुकम्मल होगी, मेरा ख्याल है उसी तरह से वो पब्लिक हो जाएंगी। लेकिन अहमद बिलाल साहब, ऐसा है ना, आप तो माशाल्लाह ऑब्जर्व करते हैं, मैं भी एक सहाफ़ी, एक तालिब इल्म की हैसियत से जलसे जुलूसों को देखता रहा हूँ, और हमें तो ये इल्तिजा होती है कि एक एक जलसा आप शायद 5 से 7 करोड़ बल्कि 10 करोड़ तक होता है, अगर जिसमें 30-40 हज़ार लोग आएँ, जो लाउड स्पीकर, जो शामियाने और कनातें और जो कैंपेनें और खाने और पीने और देगें और स्टेज, यानी ये भी तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि एक उम्मीदवार इससे ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करता। और कोई भी उनका ऑब्जर्वर ये देख सकता है कि अब कहते हैं जी एमएनए के लिए 20 से 25 करोड़, एमपी के लिए 10 से 15 करोड़, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। अहमद बिलाल साहब। जी हाँ, एक तो ये है कि हमारा इलेक्शन कमीशन जो स्पेंडिंग है कैंडिडेट्स की, उसके बारे में कोई तहकीकात करने की कैपेसिटी नहीं रखता, या शायद मेरे ख्याल में इरादा भी नहीं रखता। अच्छा। तो वो सिर्फ उनसे गोशवारे मांग लेता है, उसके मुताबिक उसको तस्लीम कर लेता है। लेकिन ये जो बड़ी स्पेंडिंग होती है ना, अब बरेलवी साहब, ये बड़ी स्पेंडिंग अब पार्टियां करती हैं, और हमारी जो कानून में सुक भी है कि पार्टियों की स्पेंडिंग के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, यानी कैंडिडेट की स्पेंडिंग पे तो लिमिट है नहीं, लेकिन होती है, और बड़ी जो फंडिंग है वो भी पार्टियों के अंदर ही होती है। यानी पीपल्स पार्टी पीटीआई ने, पाकिस्तान की वो वाहिद पार्टी है जिसने 1 अरब से ज्यादा रुपए एक साल में पैसे इकट्ठे किए, और ये मतलब कुछ छुपाने की बात नहीं, उन्होंने ये बात अपने स्टेटमेंट्स के अंदर जमा कराई इलेक्शन कमीशन में। तो जाहिर है वो बड़े पैसे जमा करते हैं और फिर वो स्पेंड भी करते हैं, तो ये अगर गैर कानूनी नहीं है तो इस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ये फैसला करने वाली बात है कि क्या जो कुछ आया है वो क्या कुछ फॉरेन फंडिंग भी थी उसके अंदर, कुछ नाजायज ज़राए से भी आया था। ये इस तहकीकाती रिपोर्ट में कुछ शक तो जाहिर किया गया है, लेकिन कंक्लूजन इसका जाहिर है ओपन समाअत के बाद ही कोई होगा। लेकिन अगर ये जो फॉरेन फंडिंग जिसे कहते हैं, और जो गालिबन 1 अरब और जो इतनी ये बताते हैं, अगर पार्टी गैर कानूनी करार दी जा सकती है तो उस पार्टी की हुकूमत को भी इस बुनियाद पर ख़त्म किया जा सकता है। देखिए, जो अगर फॉरेन एडेड पार्टी वाली बात अगर साबित हो जाती है, वो तो बहुत खतरनाक बात है। उसके नतीजे में तो पार्टी डिसॉल्व हो जाती है, और पार्टी डिसॉल्व होने का मतलब ये है कि उसके जो तमाम मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, उनकी रुकनीत भी खत्म हो जाती है। तो वो तो एक बहुत खौफनाक सिनारियो है। लेकिन वो जब साबित होगा कि ये फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी के लिए उसकी शर्त ये है कि उसके फंडिंग में कुछ बैरूनी ज़राए से भी रकम आई हो। ओके। तो अब ये इसमें शक जाहिर किया गया है, लेकिन अभी यकीन नहीं कहा जा सकता कि ऐसा हुआ है। तो जब ये होगा तो फिर उसके नताइज तो खौफनाक हो सकते हैं। शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब साहब कह रहे थे कि इस पर इसके जो असरात हैं या जो मुस्तक़बिल में इंतहाई ख़तरनाक बल्कि शदीद हो सकते हैं। अमजद नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई के सीनियर रहनुमा और तर्जमान। नियाज़ी साहब, ये जो आई है ऑब्जर्वेशन, यानी पीटीआई का जो सबसे बड़ा नारा स्लोगन यही था कि हम करप्ट नहीं हैं, पैसे नहीं चुराते, पैसे नहीं छुपाते, लेकिन इसमें तो जो ऑब्जर्वेशन इलेक्शन कमीशन ने तो ये कहा है कि पीटीआई ने पैसा छुपाया बल्कि चुराया। नियाज़ी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो हमारे जितने भी स्पोक्समैन हैं उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ कहा है कि ये जो कुछ हमारे जो 18 अकाउंट्स कहे गए या जो जितने भी अकाउंट्स कहे गए कि ये फाल है और ये गैर फाल है, ठीक है, और उनमें 0 पैसा जो है वो उन अकाउंट्स में है, वो हमने अपने कंसिडर ही नहीं किए, ठीक है, और ना हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक है। हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट
एजेंट हैं और जो हमारे साथ काम कर रहे हैं हमारे लोग, उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ सारी चीजें जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रख दी है। देखो, हम पे इल्जाम लगाया गया था कि हम फॉरेन फंडिंग लेते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो इल्जाम खत्म हो गया है। ठीक है, जो 31 करोड़ का कहा गया है उसके बारे में भी एक डबल एंट्री है कि वो सेंट्रल अकाउंट में आया है, उसको डबल जो है काउंट किया गया, हालांकि वो ऐसा नहीं है। तो हमने तो इसको खुश आमदेद कहा है कि बिल्कुल ये होना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, जितना प्रोब हो। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो पॉलिटिकल फंड रेजिंग का उन्होंने निजाम बनाया है। हमने बाकी जितनी भी जमाती है अपने टाउट्स का, अपने जो उनके जो एटीएम जो मशीन होती है उनके थ्रू वो पैसे लेते हैं। तो हमारी तो शफाफियत देखे ना कि हमने जितना भी सेटअप रखा है वो शफाफ रखा है। जिन लोगों ने हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उन्होंने आगे हमें फंडिंग की है पॉलिटिकल, और दूसरा विद इन पाकिस्तान हमें जो फंडिंग हुई है वो हमें तमाम का तमाम जो रिकॉर्ड है वो दे दिया है। और मजीद वो हमसे पूछेंगे, हम एक एक पाई की जो मैं समझता हूँ कि मनी ट्रेल है वो भी इनको पहले भी दी है, फिर भी जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, पीटीआई के तर्जुमान हमारे नियाजी साहब का फरमाना था कि हम एक एक का हिसाब देना हम देंगे, और यकीनन ये बात अपनी जगह है कि जो ऑब्जर्वेशन सिर्फ हुक्मरां पीटीआई के ख़िलाफ़ आई है कि उन्होंने फॉरेन फंडिंग जो आई उसको छुपाया शायद 33 या 34 करोड़, लेकिन बहरहाल अभी नून लीग हुई, फिर पीपल्स पार्टी हुई, फिर हमारे हज़रत मौलाना फजल रहमान की पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम हुई। दीगर पार्टियों का भी मामला बिल्कुल साफ़ सुथरा तो नहीं है, तो इसके लिए भी ज़रा इंतज़ार कीजिएगा। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बेलवी को इजाज़त दीजिए।